आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है भारतीय संसद यानी द लेजिस्लेचर। नमस्कार। एक ऐसा विषय जिसके बारे में हम रोज सुनते तो हैं। हाँ, टीवी पर हंगामा देखते हैं, बहस सुनते हैं, वॉकआउट देखते हैं। बिल्कुल, पर पर्दे के पीछे ये संस्था असल में काम कैसे करती है, ये समझना जरूरी है। बहुत जरूरी है, क्योंकि संसद सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र का इंजन है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इस इंजन के हर पुर्जे को समझें। मतलब हमें संसद की जरूरत ही क्यों है, इसके दो सदन क्यों हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और इनकी शक्तियों में क्या फर्क है। और ये भी कि कानून आखिर बनता कैसे है। हाँ, और सबसे जरूरी, संसद सरकार पर लगाम कैसे कसती है। चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। चलिए। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, हमें संसद की जरूरत ही क्यों है। ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि संसद का काम बस कानून बनाना है। हाँ, लेजिस्लेटिव बॉडी है तो कानून ही बनाएगी। लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। ये आप कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र का एक्शन सेंटर है, वो जगह जहां देश के कोने कोने से आई आवाजें एक साथ गूंजती हैं। मतलब एक नेशनल डायलॉग का प्लेटफॉर्म। बिल्कुल, यहाँ बहस होती है, विरोध होता है, सहयोग होता है, और सबसे बड़ी बात, यहीं पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि सरकार से सवाल पूछते हैं। अच्छा। कि आपने जो वादा किया था उसका क्या हुआ, जनता का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। एक तरह से सरकार की जवाबदेही तय होती है। तो मजबूत से मजबूत सरकार को भी संसद में आके जवाब देना ही पड़ता है। देना ही पड़ता है। उन्हें अपना बहुमत बनाए रखना होता है और सदन को संतुष्ट करना होता है। यही चीज सरकार को निरंकुश होने से रोकती है। ये बात तो समझ आई, पर फिर वही सवाल कि दो सदनों की क्या जरूरत है। एक लोकसभा है जिसे हम सीधे चुनते हैं, तो फिर ये राज्यसभा क्यों। हाँ, ये सवाल अक्सर उठता है। पहली नजर में लगता भी है कि ये प्रक्रिया को लंबा बनाता है। बिल्कुल। लेकिन भारत जैसे बड़े और मतलब इतनी विविधता वाले देश के लिए ये बहुत जरूरी है। इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला है विविध प्रतिनिधित्व। देखिए, लोकसभा तो सीधे जनता की आवाज है, हाउस ऑफ द पीपल। हाँ, लेकिन भारत सिर्फ लोगों का समूह नहीं, ये राज्यों का भी एक संघ है। तो राज्यसभा यानी राज्यों की परिषद, वो राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। अच्छा, तो ये केंद्र और राज्यों के बीच एक बैलेंस बनाता है। एकदम सही। और दूसरा कारण, जो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है, वो है किसी भी फैसले पर दोबारा सोचना। दोबारा सोचना मतलब ये कि हर बिल या कानून पर 2 बार चर्चा होती है। सोचिए, अगर किसी सरकार का लोकसभा में बहुत बड़ा बहुमत है और वो किसी राजनीतिक दबाव में या जल्दबाजी में कोई कानून पास कर देती है, तो क्या होगा। तब तो वो कानून बन जाएगा, चाहे उसमें कोई कमी ही क्यों ना हो। बस यहीं पर राज्यसभा एक सेफ्टी वाल्व की तरह काम करती है। अच्छा, वो उस बिल की दोबारा जांच करती है, उस पर फिर से बहस होती है। तो अगर एक सदन से कोई गलती हो भी जाए तो दूसरे के पास उसे सुधारने का मौका होता है। तो ये एक तरह का चेक इन बैलेंस सिस्टम हुआ। बिल्कुल, जल्दबाजी में बनने वाले कानूनों से देश को बचाने का एक तरीका। चलिए अब इन दोनों सदनों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। पहले राज्यसभा की बात करते हैं। इसके सदस्य कैसे चुने जाते हैं। राज्यसभा का चुनाव वो डायरेक्ट नहीं होता, मतलब जनता सीधे वोट नहीं करती। अच्छा, तो फिर कौन चुनता है। राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, उनके चुने हुए विधायक, मतलब एमएलएस, वो अपने अपने राज्य के लिए राज्यसभा सांसदों को चुनते हैं। इसीलिए इसे राज्यों की परिषद कहते हैं। हाँ, और ये एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता। ये कैसे। इसके सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं और हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। तो एक निरंतरता बनी रहती है। और इसमें कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत भी तो किए जाते हैं। हाँ, 12 सदस्य। और ये बहुत दिलचस्प प्रावधान है। राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञों को नॉमिनेट करते हैं। इसका क्या मकसद है। मकसद ये है कि ऐसे अनुभवी लोग भी देश की नीति बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा बने, जो शायद चुनाव लड़ने की, आप कह सकती हैं कि उठापटक में नहीं पढ़ना चाहते। जिनका अनुभव देश के काम आ सके। बिल्कुल। ठीक है, अब आते हैं लोकसभा पर, लोगों का सदन। जी। यहाँ तो प्रक्रिया सीधी है, सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज के जरिए। हाँ, 18 साल से ऊपर का हर नागरिक वोट डालकर अपने सांसद को चुनता है। पूरे देश को 543 चुनाव क्षेत्रों में बांटा गया है। और हर क्षेत्र से एक सांसद। इसका कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन अगर सरकार बहुमत खो दे या प्रधानमंत्री सलाह दें तो इसे समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। यह एक बात बहुत चौंकाने वाली है। ये जो 543 सीटों का बंटवारा है, ये 1971 की जनगणना पर आधारित है। हाँ, 50 साल से भी ज्यादा पुरानी जनगणना पर।
और ये आज भारतीय लोकतंत्र के सामने सबसे बड़े सवालों में से एक है। कैसे? देखिए, 1971 के बाद से उत्तर भारत के राज्यों की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी है, जबकि दक्षिण भारत में जनसंख्या वृद्धि दर कम रही है। इसका नतीजा ये है कि आज उत्तर प्रदेश के एक सांसद को करीब 30 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करना पड़ता है। 30 लाख? हाँ, जबकि तमिलनाडु या केरल के एक सांसद को सिर्फ 18 से 20 लाख लोगों का। इससे जो एक वोट एक मूल्य का सिद्धांत है, उस पर ही सवाल खड़ा हो जाता है। ये तो वाकई एक गहरा मुद्दा है। खैर, तो हमने देख लिया कि दोनों सदनों की बनावट कितनी अलग है। इसका मतलब तो ये हुआ कि इनकी शक्तियों में भी काफी फर्क होगा। बिल्कुल, शक्तियों का बंटवारा बहुत सोच समझ कर किया गया है। सबसे बड़ा फर्क कहाँ है? सबसे बड़ा फर्क है वित्तीय मामलों में, मतलब पैसे से जुड़े मामलों में। जैसे कि मनी बिल्स। हाँ, कोई भी धन विधेयक यानी मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश हो सकता है। राज्यसभा उसे रोक नहीं सकती? नहीं, राज्यसभा उस पर सिर्फ 14 दिनों तक विचार कर सकती है और अपने सुझाव दे सकती है। और उन सुझावों का क्या होता है? उन सुझावों को मानना या ना मानना ये पूरी तरह से लोकसभा पर निर्भर है। मतलब देश के खजाने की चाबी लोकसभा के पास है। आसान भाषा में कहें तो पावर ऑफ द पर्स लोकसभा के पास है। और इसका सिद्धांत बहुत साफ है, जनता के पैसे पर नियंत्रण जनता के सीधे चुने हुए प्रतिनिधियों का ही होना चाहिए। सही बात है। और सरकार पर नियंत्रण के मामले में? यहां भी लोकसभा कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। सरकार यानी जो मंत्रिपरिषद है, वो सामूहिक रूप से सिर्फ लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। अच्छा। अगर लोकसभा में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ले आए, नो कॉन्फिडेंस मोशन, और वो पास हो जाए, तो सरकार गिर जाएगी। जी। प्रधानमंत्री समेत पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। और राज्यसभा? वो सरकार की आलोचना तो कर सकती है। आलोचना कर सकती है, मंत्रियों से तीखे सवाल पूछ सकती है, लेकिन वो सरकार को हटा नहीं सकती। सरकार को बने रहने के लिए सिर्फ लोकसभा में बहुमत चाहिए होता है। लेकिन क्या कोई ऐसा मामला भी है जहां दोनों बराबर के शक्तिशाली हों? हाँ, बिल्कुल है। संविधान संशोधन के मामले में। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हाँ, संविधान देश का सबसे बड़ा कानून है और उसमें कोई भी बदलाव करने के लिए बिल को दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है। तो यहाँ राज्यसभा की शक्ति लोकसभा के बराबर है। बराबर है। ये एक तरह का सुरक्षा कवच है जो ये पक्का करता है कि कोई एक सदन अपनी मनमानी से संविधान को ना बदल दे। तो अब जब हमने संसद की बनावट और शक्तियों को समझ लिया है, तो सवाल ये उठता है कि ये करती क्या है? मोटे तौर पर इसके काम क्या हैं? मोटे तौर पर 3 मुख्य काम हैं। पहला तो जाहिर है विधायी कार्य, यानी कानून बनाना। हालांकि कानून का जो पहला ड्राफ्ट होता है वो अक्सर नौकरशाही के विशेषज्ञ तैयार करते हैं, लेकिन उसे अंतिम रूप संसद ही देती है। उस पर बहस होती है, संशोधन होते हैं, और कई बार तो बिल पूरी तरह बदल भी दिया जाता होगा। हाँ, बिल्कुल। दूसरा काम है वित्तीय नियंत्रण, जिसकी हमने अभी बात की। बजट पास करना, टैक्स लगाना। हाँ, और ये देखना कि सरकार पैसा सही जगह खर्च कर रही है या नहीं। ठीक है। और तीसरा काम? तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण काम है बहस का एक मंच देना। डिबेटिंग फंक्शन। जी, ये देश का सर्वोच्च मंच है जहां महंगाई से लेकर विदेश नीति तक हर मुद्दे पर सदस्य बिना किसी डर के खुलकर चर्चा कर सकते हैं। और इन बहसों से ही सरकार की जवाबदेही तय होती है। बिल्कुल। और देश को पता चलता है कि चल क्या रहा है। ठीक है, तो अब आते हैं उस प्रक्रिया पर जिसका जिक्र हम कर रहे थे। एक बिल कानून कैसे बनता है? ये प्रक्रिया काफी लंबी और जटिल लगती है। तो जटिल, पर जरूरी भी है। सबसे पहले कोई मंत्री या सांसद एक बिल सदन में पेश करता है। किसी भी सदन में? धन विधेयक को छोड़कर किसी भी सदन में। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है वो है समिति चरण। समिति चरण मतलब बिल को कमेटी के पास भेजा जाता है। हाँ, उसे उस विषय से जुड़ी संसदीय समिति के पास भेज दिया जाता है। इन समितियों को लघु विधायिका या मिनिएचर लेजिस्लेचर्स भी कहा जाता है। यहाँ होता क्या है? देखिए, सदन में सैकड़ों सांसद होते हैं, टीवी कैमरे होते हैं और अक्सर राजनीतिक हंगामा होता है। तो वहां हर बिल के हर पहलू पर बहुत गहराई से चर्चा करना मुमकिन नहीं हो पाता। सही बात है। असली काम इन समितियों में होता है। इनमें हर पार्टी के सांसद होते हैं और वे बंद कमरों में बिल की एक एक लाइन पर विचार करते हैं। विशेषज्ञों को बुलाते हैं, उसकी कमियों और खूबियों पर बात करते हैं। कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। मान लीजिए डेटा सुरक्षा पर कोई बिल आया, सदन में उस पर जबरदस्त हंगामा हो रहा था, लेकिन जब वो बिल समिति के पास गया तो वहां विपक्ष के एक सदस्य ने एक ऐसी तकनीकी कमी बताई, अच्छा, जिसे सरकार के सदस्य ने भी माना कि हाँ, ये एक वाजिब मुद्दा है। अंत में समिति की रिपोर्ट के आधार पर उस बिल में कई बदलाव किए गए। ये काम टीवी पर नहीं दिखता, पर लोकतंत्र की जड़ें यही मजबूत होती हैं।
तो समिति की रिपोर्ट के बाद क्या होता है? रिपोर्ट के बाद बिल वापस सदन में आता है। वहां उस पर क्लॉज बाय क्लॉज वोटिंग होती है और एक सदन से पास होने के बाद? वो दूसरे सदन में जाता है, जहां फिर से यही पूरी प्रक्रिया दोहराई जाती है। और जब दोनों सदनों से पास हो जाता है तब वो राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है और उनकी मोहर लगने के बाद ही कोई बिल, कानून यानी एक्ट बनता है। ये तो हुई कानून बनाने की बात, लेकिन संसद सरकार पर रोजमर्रा का नियंत्रण कैसे रखती है? इसके लिए भी कई मजबूत हथियार हैं। सबसे पहला और जाना पहचाना है प्रश्नकाल। क्वेश्चन आवर। ये तो हम अक्सर टीवी पर देखते हैं, कार्यवाही शुरू होते ही सवाल जवाब का दौर। और ये संसदीय कार्यवाही का सबसे दिलचस्प हिस्सा होता है। ये सरकार के लिए रोज सुबह की परीक्षा जैसा है। हाँ। कोई भी सांसद किसी भी मंत्री से उनके मंत्रालय से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकता है। सवाल इतने तीखे होते हैं कि कभी-कभी मंत्रियों के पसीने छूट जाते हैं, और ये सब लाइव टीवी पर होता है। ये सरकार को चौकन्ना रखने का एक बहुत प्रभावी तरीका है। बिल्कुल। अच्छा, एक और शब्द सुनने में आता है, शून्यकाल या 0 आवर। इसका क्या मतलब है? इसका नाम बड़ा अजीब है ना? शून्यकाल का मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं होता, बल्कि इसमें सबसे ज्यादा होता है। अच्छा। हाँ, ये प्रश्नकाल के ठीक बाद शुरू होता है और ये भारतीय संसद का अपना एक इनोवेशन है। मतलब ये नियमों में नहीं लिखा है? नहीं, इसमें सांसद बिना किसी पूर्व सूचना के अपने क्षेत्र या देश का कोई भी जरूरी मामला उठा सकते हैं। इसका नाम शून्यकाल इसलिए पड़ा क्योंकि ये दोपहर 12 बजे शुरू होता था। तो ये सांसदों को अचानक पैदा हुए जरूरी मुद्दों को उठाने का एक मौका देता है। जी, और अविश्वास प्रस्ताव तो ब्रह्मास्त्र है ही। वो तो सरकार के अस्तित्व पर ही सवाल है। हाँ, लेकिन प्रश्नकाल और शून्यकाल जैसे साधन रोजमर्रा की जवाबदेही तय करते हैं। अंत में एक सवाल ये भी उठता है कि संसद, जो सबको नियंत्रित करती है, वो खुद को कैसे अनुशासित करती है? ये जिम्मेदारी सदन के पीठासीन अधिकारी की होती है। लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में सभापति। उनका क्या रोल होता है? वे ही सदन की कार्यवाही को नियमों के अनुसार चलाते हैं। किस सदस्य को बोलना है, कितना बोलना है, कौन सा व्यवहार असंसदीय है, ये सब वही तय करते हैं। और एक दल बदल विरोधी कानून भी तो है, एंटी डिफेक्शन लॉ। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कानून है। पहले क्या होता था कि सांसद या विधायक निजी फायदे के लिए पार्टियां बदल लेते थे। आया राम गया राम। हाँ, बिल्कुल, जिससे सरकारें अस्थिर हो जाती थीं। इस कानून के तहत अगर कोई सदस्य अपनी पार्टी के निर्देश के खिलाफ वोट करता है या पार्टी छोड़ देता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है। इसका मकसद राजनीतिक स्थिरता लाना था। जी। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार यही है कि संसद, जैसा कि कहा गया है, लोकतंत्र का इंद्रधनुष है। ये भारत की हर तरह की विविधता को अपने में समेटे हुए हैं। बिल्कुल, और ये सुनिश्चित करती है कि सरकार हमेशा जनता के प्रति जवाबदेह रहे। हमने इसकी संरचना, दोनों सदनों की अलग अलग शक्तियां, कानून बनाने की प्रक्रिया और सरकार को कसने वाले इसके मजबूत पेचों को समझा। हाँ, प्रश्नकाल की गहमा गहमी से लेकर समितियों के शांत और गंभीर काम तक हर पहलू लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ही बनाया गया है। अच्छा, इस पूरे चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। बताइए। ये जो दल बदल विरोधी कानून है, हमने बात की कि ये स्थिरता के लिए है। हाँ। पर क्या ये कभी-कभी एक सांसद की, मतलब अपने क्षेत्र के लोगों के प्रति जो उसकी जिम्मेदारी है और पार्टी के अनुशासन, उसके बीच एक तनाव नहीं पैदा करता? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। फैसला उसके चुनाव क्षेत्र के लोगों के हितों के खिलाफ है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे पार्टी लाइन का पालन करना चाहिए या अपने मतदाताओं की आवाज सुननी चाहिए? हाँ। इस कानून ने सांसदों को पार्टी के प्रति तो अनुशासित किया है, लेकिन क्या इसने उनकी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति और वो जो अंतरात्मा की आवाज होती है, उसे कुछ हद तक कमजोर किया है? इस पर सोचना दिलचस्प होगा।